डॉक्टर रोहिताश्व कुमार महिला सहायक आचार्य श्री राधे श्याम आर मोरार का राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 3 विषय ABST प्रश्न पत्र प्रथम अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन में हमने कंपनी अंकेक्षण में अब तक के हमने अंशों का शोधन, अंशों का निर्गमन और अंश निर्गमन अंकेक्षण, अंश पूंजी, विभिन्न प्रकार के अंकेक्षण योजना और कार्य प्रारंभ करने के अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व की तैयारी, इन सभी बिंदुओं का अध्ययन किया है। और आज हम अंशों का हरण, फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अंशों के हरण का अर्थ, अंशों के हरण का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। हम ये कहें कि कभी कभी ऐसे पाया जाता है कि जब कोई अंशधारी अंशों से संबंधित यातना राशि का भुगतान नहीं कर पाता है, जो शेयर पे राशि मांगी गई है, चाहे वो फर्स्ट किस्त हो, सेकंड किस्त हो, जो राशि कॉल्स की गई है, वो यदि अंशधारी भुगतान नहीं करता है और तो कंपनी उसके के द्वारा उसके अंश जब्त कर लिए जाते हैं और उसकी सदस्यता का अंत कर दिया जाता है, तो इसे ही अंशों का हरण कहते हैं। सामान्य शब्दों में, जब कोई अंशधारी अंशों से संबंधित यातना राशि का भुगतान नहीं करे और कंपनी उसके अंश जब्त कर ले, उसकी सदस्यता खत्म कर दे, अंत कर दे सदस्यता का, तो इस प्रक्रिया को ही अंशों का हरण कहते हैं। दूसरा है अंशहरण का अधिकार। ये तो अंशों के हरण का अर्थ था। दूसरा जो बिंदु है अंशों के हरण में, वो है अंशहरण का अधिकार। किसको अधिकार है कि वो अंशों का हरण कर सके। भारतीय कंपनी विधान अंशों के हरण के संबंध में करीब करीब मौन है। इसमें केवल 2 जगह इसका जिक्र किया गया है। प्रथम, कंपनी को रजिस्ट्रार के पास भेजे जाने वाले वार्षिक रिटर्न में कंपनी द्वारा हरण किए गए अंशों का विवरण देना पड़ता है। जब रजिस्ट्रार के पास सूचना भेजनी होती है वार्षिक रिटर्न की, तो उस समय कंपनी द्वारा हरण किए गए अंशों के बारे में उसमें डिटेल दी जाती है। और द्वितीय है बंटन रिटर्न, रिटर्न एज टू अलॉटमेंट के संबंध में ये व्यवस्था है कि हरण किए जाने वाले अंशों के पुनः निर्गमन के संबंध में इस रिटर्न में कोई सूचना नहीं देनी चाहिए। इसके आधार पर हम अब आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कंपनी विधान कंपनी के अंशहरण अधिकार को स्वीकार करता है। और ये जो सारणी ए है उसके द्वारा उसमें सारी डिटेल दी हुई है। सारणी ए द्वारा कंपनी की यातना राशि का भुगतान न होने पर अंशहरण का अधिकार दिया गया है। यदि किसी कंपनी पर सारणी ए का यह नियम लागू होता है तो कंपनी अंशों का हरण तभी कर सकती है जबकि उसके अंतर नियमों द्वारा इसकी अनुमति दी गई है। हमने पढ़ा था कि हर एक कंपनी में जो 2013 विधान है भारतीय कंपनी का, उसमें अंतर नियम और पार्षद नियमों का बहुत ही महत्व है। इसलिए यदि कंपनी को अंशों का हरण तभी कर सकती है जब उसके अंतर नियमों द्वारा इसकी अनुमति प्रदान कर दी गई हो। इसमें यदि एक कंपनी अंशों का हरण उन अंशों की मांगी गई याचना कॉल्स का भुगतान न मिलने पर ही कर सकती है। कंपनी अंशों का हरण तभी कर सकती है जब अंशों पर मांगी गई याचना राशि, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो,
या फाइनल कॉल हो, उस हिसाब से, और उसका भुगतान यदि नहीं मिलता है तो उस अंशों का हरण किया जा सकता है, अन्य किसी कारण से नहीं कर सकती। यदि कंपनी किसी व्यापार ऋण का भुगतान न करने के कारण, यदि कंपनी किसी व्यापार का जो ऋण है, लोन है, उसका भुगतान न करने के कारण किसी अंशधारियों के अंशों का हरण करती है तो उसको पूंजी में कमी माना जाएगा और ये ऐसे अवैधानिक होगा। किसी भी व्यापार में जो लोन है, ऋण है, उसके बदले अंशधारियों के अंशों का हरण नहीं कर सकते। तीसरा, अंशों के हरण की विधि। जैसे कि आपको बताया कि अंशों के हरण की विधि है वो कंपनी अंतर नियमों में दी हुई होती है और वो सारणी ए में निहित है, सारे नियम उसमें दिए हुए हैं। चौथा इसका बिंदु है हरण किए गए अंशों का पुनर्निगमन। जो अंश हरण कर लिए गए हैं, यदि उनको पुनः निर्गमन करना हो तो उसे हम हरण किए गए अंशों का पुनर्निगमन कहेंगे, जब हम दोबारा से उसका आवंटन कर देते हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं कि हरण किए गए अंश कंपनी की संपत्ति है, क्योंकि जब वो अंशों को कंपनी अपने पास वापस ले लेती है तो कंपनी के लिए वो असेट्स है, संपत्ति है। कंपनी के संचालक इन्हें किसी भी मूल्य पर बेच सकते हैं। जो कंपनी के संचालक मंडल है वो किसी भी मूल्य पर बेच सकता है, लेकिन उक्त कीमत उन अंशों की अदत राशि, अनपेड अमाउंट जो होगी, उसे कम नहीं होनी चाहिए। जितनी राशि उस अंशों की अदत राशि के रूप में है, अनपेड अमाउंट में है, उससे कम पे उस अंशों को नहीं बेचा जा सकता। इन अंशों के पुनर्निर्गमन के संबंध में संचालक सभा द्वारा प्रस्ताव पास किया जाता है। नए व्यक्ति को अंशों का पुनर्निर्गमन, हस्तांतरण संलेख पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में हस्ताक्षर करने का अधिकार देती है। इस प्रकार ये अंश नए क्रेता को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। मैं जो पहले जिसके पास अंश थे उससे हमने अंशों का हरण कर लिया। कंपनी नियमों के अनुसार जो कंपनी की संपत्ति हुई उसको हम कंपनी संचालन मंडल द्वारा वापस बेचा जा सकता है, लेकिन जो अंशों की अधिक राशि है, अनपेड अमाउंट है, उसे कम में नहीं बेच सकते। और जब पुनर्निगमन के संबंध में संचालक सभा द्वारा प्रस्ताव पास कर लिया गया हो तो नए व्यक्ति को ये अंश हस्तांतरण या बेचे जा सकते हैं। इस प्रकार अब ये नए अंशों का जो क्रेता है को, जो है नया क्रेता है जो खरीद रहा है, उसको हस्तांतरण कर देंगे। जब अंशों का हरण कर लिया जाता है तो पुराने अंशधारी का नाम सदस्यों के रजिस्ट्री से हटा दिया जाता है। जब हमने जिसके पास अंश थे उस अंशधारी से अंशों का हरण कर लिया, उसे ले लिया, तो उसके जो नाम सदस्यों के रजिस्टर में है उसमें से हटा दिया जाता है और उन अंशों का यदि पुनर्निर्गमन करते हैं, पुनर्निर्गमन करने पर नए क्रेता का नाम है वो सदस्य रजिस्टर में लिख दिया जाता है। जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन से पूर्व यदि संचालक चाहे तो अंश हरण को रद्द भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। यदि ये संचालन चाहे कि हमने जो अंश जब्त किए थे और वो जब्त नहीं करने हैं, वापस उसी अंशधारी के पास छोड़ने हैं, रखने हैं, तो अंशों का हरण है वो रद्द कर सकता है संचालक मंडल। पांचवा है अंश हरण का अंकेक्षण। जो अंशों का हरण किया गया है उसका अंकेक्षण कैसे किया जाए, उनका हम अध्ययन करेंगे। अंश हरण का अंकेक्षण में जो प्रथम बिंदु है वह है अंतर नियमों की जांच। हमने पढ़ा है कंपनी के अंतर्गत अंतर नियम और पार्षद नियम दो महत्वपूर्ण नियम, जो आधार है कंपनी का वो यही है। तो सबसे पहले जब अंश हरण अंकेक्षण करना है और उसका प्रथम बिंदु है अंतर नियमों की जांच। अंतर नियमों की जांच करके अंकेक्षक को ज्ञात करना चाहिए कि कंपनी को अंश हरण का अधिकार था या नहीं, क्योंकि अंतर नियमों में निहित है सब कुछ
तो उसे पता लग जाएगा। अंकेक्षक जब जांच करेगा अंतर नियमों की तो उसमें देखेगा कि कंपनी को अनुसरण का अधिकार था या नहीं। तो इस संबंध में अंतर नियमों में क्या विधि दी गई है, किस विधि के तहत वो उसको अंशों का हरण करना चाहिए था, ये विधि भी उसमें लिखी है। और यदि कंपनी पर अंशों को जब्त करने से संबंधित सारणी ए के नियम लागू होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी अंकेक्षक को देखना है। तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अनुसरण का अंकेक्षण अंकेक्षक द्वारा जब भी किया जाए तो सर्वप्रथम जो पहला बिंदु है अंतर नियमों की जांच, उसमें देख लेना चाहिए अंकेक्षक को कि कंपनी द्वारा जो अनुसरण किए गए हैं उसका अधिकार उसको था या नहीं, या वो नए अंतर नियम जो विधि दी गई है उसके अनुसार जब्त किए गए हैं या नहीं, या कंपनी के अंश को जब्त करने संबंधी जो सारणी है उसके नियम जो लागू हैं वो लागू हुए कि नहीं। इन सब बातों को अंकेक्षक को देखना चाहिए कि नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है या नहीं। दूसरा है हरण की विधि की जांच। जिस विधि से अंशों का हरण किया गया उसकी भी अंकेक्षक को जांच करनी चाहिए। कंपनी के अंशों के हरण में जिस विधि को अपनाया गया है वह अंतर नियमों के अनुकूल है अथवा नहीं। जो हमने अभी बताया कि अंतर नियम जो महत्वपूर्ण है उनके अनुकूल है नहीं, इसकी जांच संचालक सभा द्वारा पास किए एक प्रस्ताव, सदस्यों के रजिस्टर तथा दोषी सदस्यों को भेजे गए पत्रों की प्रतिलिपि द्वारा करनी चाहिए। इस संबंध में अंकेक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन अंशों को जब्त किया गया है उन पर याचना राशि देय हो चुकी थी और अंशों का हरण याचना राशि भुगतान नहीं किए जाने के कारण किया गया। यदि हमने जिस अंशों को जब्त किया है अंकेक्षक को देखना चाहिए कि जिन अंशों को जब्त किया गया है उस पर याचना राशि देय हो चुकी थी, ड्यू हो चुकी थी, मांग ली गई थी, क्या उन्हीं अंशों का याचना राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण जब्त किए गए हैं, हरण किए गए हैं, या किन्हीं अन्य कारणों से उसकी जांच करना चाहिए। और यह भी उनको देखना चाहिए कि संचालक ने इस अधिकार का प्रयोग कंपनी के हित में पूर्ण सदी स्वभाव के साथ किया है, किसी अंशधारी विशेष के प्रति शत्रु भाव के कारण मेलाफाइड इंटेंशन के आधार पर या दोषपूर्ण आदि स्थिति के कारण तो उसने नहीं किया है। तीसरा है संचालकों द्वारा हरण की पुष्टि किए जाने की जांच। जब संचालकों द्वारा उसके हरण की पुष्टि की गई है या नहीं की गई है, ये भी अंकेक्षक को अंशों के हरण का अंकेक्षण करते समय देखना चाहिए। प्राय देखा जाता है कि जिन अंशधारियों के अंशों का हरण होता है उसकी एक सूची बनाई जाती है और संचालक सभा में पेश की जाती है। संचालक सभा एक ही प्रस्ताव द्वारा उस सूची के सभी अंशों का हरण कर लेती है। अतः अंकेक्षक को इस सूची की सत्यता की जांच सदस्यों के रजिस्टर, बंटन पुस्तक व मांग पुस्तकों से करनी चाहिए, क्योंकि उसमें इसी चीज़ का लिखा होता है कि उसकी सत्यता की जांच के लिए उसको सदस्यों के रजिस्टर हैं, जो अंश बंटन किए गए थे उस बंटन पुस्तक का और मांग पुस्तक से करनी चाहिए, ताकि उसे पता लग सके, उसकी पुष्टि की जा सके। और ये भी देखना चाहिए कि जिस सूची के अंशों के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है उस सूची पर चेयरमैन के हस्ताक्षर हैं, यदि नहीं है तो सूची मान्य नहीं है। इसलिए अंकेक्षक को संचालकों द्वारा हरण की पुष्टि की ये निम्न तरीके हैं जांच करनी चाहिए। चौथा है लेखा पुस्तकों की जांच। अनुसरण अंकेक्षण में चौथा जो बिंदु है लेखा पुस्तकों की जांच। अंकेक्षक को लेखा पुस्तकों की भी अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए, अर्थात जिन अंशों का हरण किया गया है उसके संबंध में अंकेक्षक को पूछना चाहिए कि कंपनी की पूंजी खाते, अंशहरण खाते, बंटन खाते एवं मांग खातों में सही पुष्टियां की गई हैं, और यदि हरण किए गए अंशों पर कंपनी ने प्रीमियम वसूली थी तो उस प्रीमियम को अंश प्रीमियम खाते शेयर प्रीमियम अकाउंट में रहने दिया गया है, नहीं कि उसे अंशहरण खाते में ले जाया गया है। कहने का अर्थ यह है
कि यदि हम उन अंशों का हरण करें जो कंपनी के पूंजी खाते, अंशहरण खाते और बंटन खाते या मांग खातों में, क्या वो चीज़ें की पुष्टि सही की गई है, और यदि हरण के अंशों पर कंपनी ने प्रीमियम वसूल लिया, शेयर प्रीमियम अकाउंट के अंतर्गत उसकी पुष्टि कर दी, तो उसे उस हरण खाते में नहीं ले जाया जा सकता, उसे शेयर प्रीमियम अकाउंट में रखा। 5वां है चिट्ठे में निरूपण। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि हरण किए गए अंशों को चिट्ठे में कंपनी की प्रदत्त पूंजी पेड अप जो कैपिटल है में अलग से जोड़ा गया है, और यदि नहीं जोड़ा गया है तो उसको जांच कर सही पुष्टि उसको दर्ज करना चाहिए। चिट्ठे में निरूपण प्रदत्त पूंजी अलग से जोड़ा गया है, ये जांच उसको करनी चाहिए। 6ठा है वार्षिक रिटर्न में विवरण। कंपनी रजिस्ट्रार के पास जो वार्षिक रिटर्न भेजी गई है उसमें हरण के अंशों का विवरण दिया गया नहीं, ये भी अंकेक्षक को जांचना चाहिए। और जो हमने अभी तक अंशहरण के संबंध में 5 बिंदुओं का अध्ययन किया, अंशों के हरण का अर्थ, अंशहरण का अधिकार, तीसरा अंशों के हरण की विधि, चौथा हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन, और 5वां अंशहरण का अंकेक्षण, जिसके अंतर्गत हमने अंतर्नियमों की जांच, हरण विधि की जांच, संचालकों द्वारा हरण पुष्टि किए जाने की जांच, लेखा पुस्तकों की जांच, चिट्ठे में निरूपण और वार्षिक रिटर्न विवरण, इनका अध्ययन किया। और इसमें अंतिम बिंदु है पुनः निर्गमन का अंकेक्षण। जब हम अंशों को पुनः निर्गमन कर दें तो उस पुनः निर्गमन किए गए लेखों का भी अंकेक्षकों द्वारा, जो अंकेक्षक हमने नियुक्त किया है, वो अंकेक्षण करे। अतः पुनः निर्गमन का अंकेक्षण में जो बात ध्यान में रखनी चाहिए वो निम्न है। पहली है, कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा निर्धारित विधि का पालन किया गया है या नहीं। कंपनी के जो अंतर्नियम है उसमें जो निर्धारित विधि है उसके अनुसार ही उसकी पालना की गई है या नहीं, इसकी जांच करना चाहिए। दूसरा है, संचालक सभा में प्रस्ताव द्वारा देखना चाहिए कि पुनः निर्गमन किन शर्तों के आधार पर किया गया है तथा उन शर्तों का पालन हुआ अथवा नहीं। जिन शर्तों के आधार पे, मान लीजिए पुनः बंटन यदि उसका किया गया है, पुनः निर्गमन जिसे कहें बन किया गया है अंशों का, और उसमें जो शर्तें तय हुई थी कि इनको 5% प्रीमियम पे करेंगे, मान लीजिए वो यदि तय किया और किया या नहीं किया, इसकी जांच उसको अंकेक्षक द्वारा करनी चाहिए। और तीसरा है, लेखा पुस्तक की जांच करनी चाहिए कि पुनः निर्गमन के संबंध में सही पुष्टियाँ की गई अथवा नहीं। लेखा पुस्तकों में देखना चाहिए कि पुनः निर्गमन के संबंध में जो पुष्टियाँ होती हैं, शेयर के अंशों को जो पुनः निर्गमन करते हैं, तो उनकी जो पुष्टियाँ होती हैं वो पुष्टियाँ सही प्रकार से की गई या नहीं, इसके अंकेक्षक द्वारा जांच की जानी चाहिए। और चौथा है, नए अंशधारी से जो प्रतिफल प्राप्त हुआ उसकी जांच कंपनी द्वारा निर्गमित राशि से की जानी चाहिए। जो उससे हमने प्रतिफल प्राप्त किया, जो धनराशि प्राप्त की नए अंशधारी से, उसकी जांच कंपनी द्वारा जो निर्गमित की गई रसीद है उससे की जानी चाहिए कि वो सही है क्या। और 5वां इसका है, यदि अंशों का पुनः निर्गमन बट्टे पर किया गया, जितने के जो अंश थे हमने उसका हरण कर लिया और हरण करने के बाद पुनः उसका निर्गमन कर रहे हैं, और वो निर्गमन यदि डिस्काउंट बट्टे पे कर रहे हैं तो बट्टा उस रकम से अधिक नहीं दिया गया है जो उन अंशों पर कंपनी को पुराने अंशधारियों से प्राप्त हो चुकी थी। कहने का अर्थ यह है कि अंशों पर यदि जिनका हमने हरण किया उस पर जो अंशधारियों से जो राशि हमें प्राप्त हो गई थी, उस राशि से अधिक बट्टा देते हुए उन अंशों को पुनः निर्गमन नहीं किया जा सकता। अर्थात
जितना हमें उन अंशों में पहले प्राप्त कर लिया, उसमें बाद उस राशि पे तो हम उनको बट्टे में निर्गमन कर सकते हैं जितनी की उन अंशों की राशि है, लेकिन उससे कम पे, या कहने का अर्थ यह है कि उससे ज़्यादा डिस्काउंट या बट्टा देके उस अंश का निर्गमन नहीं कर सकते। और यदि पुराने अंशधारियों से प्रीमियम के रूप में कोई रकम प्राप्त हुई थी तो उसे इस राशि में शामिल नहीं किया जाएगा। तो हम, क्योंकि उस समय हो सकता है अंशों की स्थिति और कंपनी की सारी स्थितियाँ अच्छी रही हों और वो प्रीमियम पर अंश आवंटन किए गए हों और प्रीमियम हमें प्राप्त हुआ हो, लेकिन जब हम उसका हरण करते हैं और हरण के बाद उसका पुनः निर्गमन करते हैं तो उस स्थिति में हमें उस प्रीमियम को, उस राशि जो प्रीमियम के रूप में प्राप्त हुई, उसको सम्मिलित नहीं करते। उसे देखना चाहिए कि बट्टे के रकम को अनशरण खाते में डेबिट किया गया है या नहीं। यदि हमने नहीं किया तो उसको करना चाहिए। और छठा है, यदि जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अनशरण खाते में कुछ शेष बचता है, अर्थात हम ये कहें कि जिन अंशों को हमने जब्त किया था उसको पुनः निर्गमन के पश्चात यदि अनशरण खाते में यदि कोई शेष बचता है, बैलेंस है, तो उसे पूंजी संचय कैपिटल रिजर्व खाते में स्थानांतरण कर दिया जाएगा। और सातवां है, सदस्यों के रजिस्टर में ठीक पुष्टि कर दी गई है। हमें यह भी देखना है कि जो हमने पुनर्निर्गमन किया उसका अंकेक्षक द्वारा जांच करनी चाहिए कि जो सदस्यों का रजिस्टर है उसमें ठीक से उनकी पुष्टि कर दी गई, यानी जो नए अंशधारी जिन्होंने अंश क्रय किए हैं उन क्रेताओं के नाम की पुष्टि सही तरीके से कर दी या नहीं, ये देखना। इसके बाद है अंशों का हस्तांतरण, जो नेक्स्ट बिंदु है, ट्रांसफर ऑफ शेयर, अंशों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ शेयर। जो शेयर्स हैं, अंश हैं, उनका अंशों का हस्तांतरण हम करते हैं। ये कंपनी विधान जो हमने 2013 की बात की है, वर्तमान में जो भारत में है, कंपनी विधान 2013 की धारा 44 के अंतर्गत कंपनी के अंश संपत्ति माने गए हैं और उनका हस्तांतरण कंपनी के अंतर नियमों में दी हुई विधि के अनुसार हो सकता है। हमने बताया था कि कंपनी का जो भी कार्य है वो अंतर नियमों के अधीन होना चाहिए, क्योंकि वो महत्वपूर्ण नियम है उस कंपनी की, उस अंतर नियमों के अनुसार हों, उस विधि के अनुसार हों। अतः प्रत्येक अंशधारी को अंशों का हस्तांतरण करने का निश्चित रूप से वैधानिक अधिकार है और इस अधिकार को किसी भी प्रकार से नहीं छीना जा सकता। लेकिन एक निजी कंपनी के लिए आवश्यक है कि अंशधारियों के इस अधिकार पर नियंत्रण लगावें, जबकि सार्वजनिक कंपनी में अंशों का हस्तांतरण पर नियंत्रण लग सकती है। यद्यपि ऐसा करना कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस पर नियंत्रण होना चाहिए और नियंत्रण होने से अंशों को जब हस्तांतरण करते हैं तो उसमें सारे अंतर नियमों की पालना हो जाती है। हस्तांतरण की विधि, जो कंपनी विधान 2013 की धारा 56 व 58 में अंशों का हस्तांतरण करने की विधि दी गई है। किन धाराओं में? धारा 56 व धारा 58। धारा 56 और 58 में, इसमें पहला है हस्तांतरण संलेख, ट्रांसफर डीड। अंशों का हस्तांतरक व हस्तांतरित एक लिखित या टिकट युक्त हस्तांतरण संलेख हस्तांतरण शुल्क के साथ कंपनी को भेजते हैं। इसमें हस्तांतरी का नाम, पता, व्यवसाय आदि लिख देते हैं। और ये यदि अंशों के संबंध में अंश प्रमाण पत्र निर्मित किया जा चुका था तो उसे भी हस्तांतरण संलेख के साथ भेजना चाहिए, नहीं तो बंटन पत्र भेजना चाहिए। यदि हस्तांतरण संलेखों को खो जावे
तो हस्तांतरित द्वारा कंपनी को लिखित या टिकट युक्त आवेदन पत्र भेजना चाहिए, और यदि संचालक गण संतुष्ट हो जाते हैं तो वे क्षतिपूर्ति की उचित शर्तों के अधीन हस्तांतरण का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दूसरा उसमें है कंपनी के विधान की आवश्यकता। भारतीय कंपनी विधान के अनुसार हस्तांतरण संलेख के संबंध में जो बातें दी गई हैं वो है कि प्रत्येक हस्तांतरण संलेख एक निर्धारित फॉर्म पर होगा और हस्तांतरक या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करने से पूर्व एक निर्धारित अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, और वह निर्धारित अधिकारी उस पर संलेख पर वह तारीख लिख देगा जिस दिन उसे उसके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। और यदि संलेख ऐसे अंशों से संबंधित है जिसमें किसी मान्य स्कंद विनियम में व्यवहार किया जाता है, तो इसे उस तारीख के पश्चात जिस दिन वह निर्धारित अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था और उस तारीख से पहले दिन जिसे पहली बार कानून के अनुसार सदस्यों का रजिस्टर बंद होता है, अथवा प्रस्तुति की तारीख से 12 माह के भीतर जो भी बाद में आवे कभी भी कंपनी को सुपुर्द कर दिया जाएगा। अन्य किसी परिस्थिति में निर्धारित अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करने की तारीख से 2 माह के भीतर कंपनी को सुपुर्द किया जाएगा। तो इस प्रकार से हस्तांतरण की जो विधि थी उसमें हमने कहा हस्तांतरण संलेख, कंपनी विधान की आवश्यकता, तीसरा हस्तांतरण के लिए आवेदन पत्र, चौथा है हस्तांतरण का प्रमाणन, पांचवा है कंपनी द्वारा रजिस्ट्रेशन से इनकार कर दिया जाए तो, और छठा हस्तांतरण का रजिस्ट्रेशन। ये तो है हस्तांतरण की विधि। दूसरा है अंश हस्तांतरण का अंकेक्षण। अंशों के हस्तांतरण का जब अंकेक्षण करना हो तो उसके भी 2 तरीके हैं, कंपनी विधान के अंतर्गत करें और दूसरा समझौते के अंतर्गत करें। यदि कंपनी विधान के अंतर्गत करते हैं तो कंपनी विधान 2013 के नियमों के अनुसार हो, और समझौते के अंतर्गत करते हैं तो निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अंतर नियमों की जांच करके, हस्तांतरण रजिस्टर जो है उसकी जांच करके, या हस्तांतरण संलेख जो है उसकी जांच करके, या हस्तांतरी को सूचना की जांच जो है उसकी जांच कर लें। संचालक सभा की कार्रवाई के आधार पर कर सकते हैं, या अंश प्रमाण पत्रों की जांच करके कर सकते हैं, या सदस्यों के रजिस्टर की जांच करके कर सकते हैं। इस प्रकार हम अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। उसमें हमने 2 विधियां बताई, एक तो हस्तांतरण विधि, दूसरा अंश हस्तांतरण का अंकेक्षण कैसे हो, और अंश हस्तांतरण के अंकेक्षण में 2 तरीके थे, कंपनी विधान के अंतर्गत, दूसरा था समझौते के अंतर्गत, और समझौते के अंतर्गत हमने 7 बिंदु जो आपको बताए। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक पूरा। धन्यवाद।